हेलो एवरीवन। तो जैसा आपको पता है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार हुआ है उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हमने बंगाल को कवर किया है, मैसूर को कवर किया है, तो आज हमारा टॉपिक है मराठा। इसके बाद हम सिंध को, पंजाब और अवध को यहाँ पर कवर करेंगे। चलिएगा, मराठों को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मराठों की अगर बात की जाए तो मराठों में कुछ जो पीढ़ी के हिसाब से शिफ्ट हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे छत्रपति, जो उस समय का राजा होता था उसको यहाँ पर छत्रपति कहा जाता था। प्रधानमंत्री को पेशवा, और जो विदेश मंत्री होते थे उनको यहाँ पर सुमंत कहा जाता था। मराठों में जैसा सबको पता है, शिवाजी के बारे में सबको पता ही होगा। तो शिवाजी के जो यहाँ पर दो पुत्र थे, बड़े पुत्र थे संभाजी, और जो छोटे पुत्र थे वो उनका नाम था राजा राम। देखो, शिवाजी के जो बड़े पुत्र थे संभाजी, इनके पुत्र थे साहू। इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था मुगलों के द्वारा। तो मुगलों ने जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो उसके पश्चात यहाँ पर देखा जाएगा तो जो राजा राम की पत्नी थी, मतलब शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम, उनकी पत्नी जो ताराबाई थी, उन्होंने यहाँ पर मराठा राज्य का नेतृत्व संभाला था। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, जैसा सबको पता है। उसके चलते जब औरंगजेब के बाद जो और भी मुगल शासक आए वो इतने पावरफुल नहीं रहे, मतलब उतने शक्तिशाली नहीं रहे। बाद में मुगलों का यहाँ पर पतन भी हो जाता है। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद यहाँ पर उनके दरबार में गुटबंदी भी चलती रही, और उसके पश्चात फाइनली जो साहू थे, यानी कि शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी के पुत्र साहू, इनको यहाँ पर रिहा कर दिया गया था, मतलब जेल से छोड़ दिया गया। और साहू ने यहाँ पर क्या किया, खुद को छत्रपति होने का यहाँ पर दावा किया। तो शिवाजी उनके पुत्र के पुत्र मतलब साहू, ये मुगल कैद में रहे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनको यहाँ पर छोड़ दिया गया। उसके पश्चात ये यहाँ पर छत्रपति बने। तो यहाँ पे आपको पता है कि छत्रपति जो हैं अभी यहाँ पर साहू जी हैं। देखो, ये छत्रपति जो है ना, क्या होता है ना, आगे चल के आपको बताऊं कि जो छत्रपति जो थे यहाँ पर उनका 1749 में क्या होता है, यहाँ पर छत्रपतियों को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। मतलब एक संधि के माध्यम से छत्रपतियों के जगह पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर पेशवा का शासन स्थापित हो जाता है पूरी तरह से। आगे अभी हम आपको बताएंगे। तो देखो, पहले हम कुछ पेशवाओं के बारे में पढ़ लें, क्योंकि पेशवाओं के बारे में क्वेश्चंस प्री के फैक्ट से इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक पेशवाओं का पहले हम क्रम से देख लेते हैं कि कितने पेशवा हुए हैं, और उनके महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक्स हैं, जो क्या क्या उनके बारे में है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो पेशवा हुए हैं वो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ हुए हैं। इनका कार्यकाल 1713 से लेकर 1720 तक का रहा है। देखो, इनको साहू जो हैं उन्होंने यहाँ पर इनको पेशवा बनाया, और छत्रपति जो हैं वो यहाँ पर 1707 ईस्वी में बने, यानी कि शिवाजी के पुत्र के पुत्र साहू। देखो, यहाँ पर ये छत्रपति यहाँ पर बने हैं ना साहू, तो इन्होंने ही 1707 ईस्वी में खुद छत्रपति बने थे। उसके बाद पेशवा जो है इन्होंने साहू को बना दिया। तो पेशवा यहाँ पर कौन होता था, पेशवा यहाँ पर प्रधानमंत्री होता था। चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर क्लियर समझ के आपको चलना है। देखो, लोग क्या है ना, आजकल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख देते हैं चीज़ें और बता देते हैं मेरा कोर्स ले लो, ये ले लो, तो वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट चलता है, इतना आपको डिटेल में डिस्कस नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से यहाँ पर आपको लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर पेशवा होता है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री, और छत्रपति जो होता है राजा। यानी कि उस समय जो राजा थे, यानी कि छत्रपति साहू जी थे, और इन्होंने जो प्रधानमंत्री बनाया वो यहाँ पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बनाया था। और इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ को यहाँ पर द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। अब पेशवा बन गए हमारे बालाजी विश्वनाथ, और साहू जो हैं प्रधानमंत्री हैं, यानी छत्रपति। देखो, 1719 में क्या करते हैं पेशवा मतलब बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने सैयद बंधु, ये मुगल अधिकारी थे, इनके साथ यहाँ पर संधि कर ली, और इस संधि से इन्होंने विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। देखो, आगे आपको नोट फॉर्म में भी मिलेगा। पहले हम क्या है मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं, समझा देते हैं आपको, फिर आगे आपको नोट्स के फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो थोड़ा धैर्य बना कर रखें, ठीक है। तो 1719 में इन्होंने क्या काम किया, जो मुगल अधिकारी थे सैयद बंधु, इन भाई साहब के साथ इन्होंने संधि कर ली, उससे इनको कुछ विशेष अधिकार मिल गए।
उस अधिकारों की बात करेंगे तो अधिकार कौन कौन से थे। तो पहला अधिकार इनको मिला कि भैया आप तुम जो है रेवेन्यू यहाँ पर वसूल सकते हो, मतलब राजस्व अधिकार की यहाँ पर इनको मान्यता मिल गई। उसके साथ इनको क्या हुआ, उसके साथ इनसे कहा गया पेशवा से कि भाई आप जो दक्षिण के राज्य हैं उनसे यहाँ पर चौथ भी वसूल सकते हैं। देखिए चौथ एक प्रकार का टैक्स होता था। तो आगे हम आपको बताएंगे सरदेश मुखी टे और चौथ, तो आगे इनको हम मराठा प्रशासन में पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो इनको तो एक तो रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल गया था, प्लस पॉइंट इनको राज्यों जो दक्षिण के राज्य हैं उनसे भी यहाँ पर इनको चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। अब मुगल अधिकारी बोले हमने आपको अधिकार दे दिए, हमको तो कुछ चाहिए। तो इन्होंने मुगलों ने कहा कि अगर हमको कभी भी ज़रूरत पड़ी तो तुमको यहाँ पर मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मतलब अगर मुगलों को यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो मराठे यहाँ पर सहायता करेंगे। उसके साथ ही साथ 10 लाख रुपए यहाँ पर प्रति वर्ष यहाँ पर मुगल को देने पड़ेंगे। किसको, पेशवा को या मराठा साम्राज्य को। तो ये बात थी पेशवा बालाजी विश्वनाथ की बात की, जिनका कार्यकाल 1713 से 1720 तक रहा है। उसके बाद आते हैं पेशवा बाजीराव फर्स्ट। कौन आते हैं, पेशवा बाजीराव फर्स्ट। उससे पहले बालाजी विश्वनाथ। अब देखो पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध में कोई अगर सबसे बड़ा जानकार था तो यहाँ पर पेशवा बाजीराव फर्स्ट थे, और इन्होंने हिंदू पदशाही का नारा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, आई थी करीब 2016 या 15 के आसपास। तो बाजीराव मस्तानी मूवी में जो बाजीराव रहते हैं वो यही बाजीराव होते हैं। देखो अब मस्तानी की भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, पहले यहाँ पर इसको समझते हैं। 1728 ईस्वी में होता है पालखेड़ का युद्ध। इसमें क्या होता है ना, ये युद्ध होता है हैदराबाद के निज़ाम और बाजीराव फर्स्ट के बीच में होता है, जिसमें हैदराबाद के निज़ाम पराजित हो जाते हैं और बाजीराव फर्स्ट यहाँ पर जीत जाते हैं। फिर इनकी ही जो है वो यहाँ पर संधि हो जाती है। इनकी संधि होती है बाजीराव फर्स्ट की, ये मुंशी शिवगांव की संधि होती है। यहाँ पर मुंगी है वो गलत टाइप हो गया, मुंशी शिवगांव की यहाँ पर संधि होती है। इस संधि के माध्यम से इन्होंने कहा कि दक्कन में है जो मराठा हैं वो सर्वोच्च हैं। उसके बाद देखो बुंदेलखंड के शासक रहते हैं छत्रसाल जी। बुंदेलखंड के शासक रहते हैं छत्रसाल जी। इनकी जो है फाइट हो जाती है, मतलब इनका युद्ध हो जाता है मोहम्मद खां बंगश से। तो ये अपने शासक छत्रसाल साहब थोड़ी डर गए, इनको लगा हम कहीं पराजित ना हो जाएं, तो इन्होंने बाजीराव फर्स्ट से यहाँ पर सहायता मांगी। तो छत्रसाल साहब ने बाजीराव फर्स्ट से सहायता मांगी। तो भाई बाजीराव फर्स्ट बोले ठीक है, आपको अगर मेरी ज़रूरत है तो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो 1729 ईस्वी में बाजीराव फर्स्ट यहाँ पर इनकी सहायता करने पहुँच जाते हैं। अब ये सहायता करते हैं तो बदले में खुश हो जाते हैं छत्रसाल साहब की आप मेरी मदद किए हैं। तो ये बदले में इनको क्या करते हैं, बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र होते हैं वो झांसी, कालपी, हृदयनगर, ये क्षेत्र जो हैं वो बाजीराव फर्स्ट को दे दिए जाते हैं। साथ ही साथ मस्तानी नामक एक कन्या होती है जो डांसर थी, मतलब डांस करने में एक्सपर्ट थी, तो वो यहाँ पर इनको दे दी जाती है। मस्तानी नृत्यिका आप कहें हिंदी में तो वो थी। तो बाजीराव मस्तानी जो मूवी थी वो यहीं, जो मस्तानी जो थी एक नृत्यक मतलब डांसर थी, तो बाजीराव फर्स्ट को गिफ्ट में दी थी छत्रसाल ने। तो यही उसी मस्तानी की बात हो रही है। उसके बाद पेशवा हुए हमारे बालाजी बाजीराव यानी कि नाना साहब, 1740 से 1761 के बीच में। देखो क्लियर हो रही है ना, पेशवाओं को यहाँ पर क्रम आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है प्री के इफेक्ट से, और ये प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर बालाजी बाजीराव जी आते हैं जिनका कार्यकाल 1740 से 1761 तक रहता है। इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो आपको बताया हमने शिवाजी के जो पुत्र के पुत्र थे साहू जी, मतलब राजा थे, इनकी मृत्यु हो जाती है 1749 में। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो बाद जो छत्रपति बनते हैं वो राजा राम द्वितीय बनते हैं। तो यानी कि जो छत्रपति साहू जी महाराज हैं उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है 1749 में। उसके बाद आते हैं यहाँ पर राजा राम द्वितीय, ये बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बालाजी बाजीराव हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर संधि कर लेते हैं राजा राम द्वितीय के साथ। ये राजा राम द्वितीय के साथ यहाँ पर संधि करते हैं और कहते हैं देखो अब जो है छत्रपति का जो पद है समाप्त किया जाए, और यहाँ पर जो मेन जो रहेगा वो यहाँ पर पेशवा ही रहेगा।
तो यहाँ पर इन्होंने संधि कर ली राजाराम द्वितीय के साथ, और इस संधि के माध्यम से इस संधि को कहा गया संगोला की संधि। तो संगोला की संधि किसके किसके बीच हुई? राजाराम द्वितीय के बीच और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच। इस संधि के माध्यम से क्या हुआ ना कि जो संपूर्ण अधिकार है, मतलब पूरा कंट्रोल अब सिर्फ और सिर्फ पेशवा करेंगे यहाँ पर, मतलब छत्रपति का जो वर्चस्व था वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर पेशवा को यहाँ पर संपूर्ण यानी कि सारा अधिकार दे दिया गया। तो ये 1749 में हो जाती है यहाँ पर मृत्यु साहू जी की। उसके बाद बनती है राजाराम द्वितीय, उसके बाद यहाँ पर पेशवाओं की पावर आ जाती है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किसके समय पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध था और इसको लेकर प्री और मेंस में क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध ये यहाँ पर बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। इसमें एक तरफ अफगान थे और अफगानों में अहमद शाह अब्दाली और मराठा थे, जिसमें मराठों की बहुत ही बुरी पराजय होती है। मराठों की तरफ से विश्वासराव था और सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। देखो आगे आपको नोट्स फॉर्म में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मतलब नोट्स भाई आपको प्रोवाइड करा दिया है, आपको इसमें पूरा लिखा हुआ भी आपको नोट्स मिल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है अफगानों और मराठों के बीच में। अफगान यहाँ पर जीत जाते हैं और अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली रहते हैं और मराठों की तरफ से विश्वासराव और सेनापति सदाशिवराव भाऊ रहते हैं। इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ये युद्ध हारे क्यों थे, इसका रीजन जानते हैं। ये इनका हारने का रीजन था कि इनमें जो आपस में एकता थी ना वो यहाँ पर नहीं थी, मतलब आपसी एकता का अभाव था। दूसरी चीज़, ये लोग यहाँ पर चौथकर वसूलते थे, मतलब टैक्स लेते थे चौथकर से क्या हुआ, इनके जो शत्रु थे आसपास के वो बढ़ गए थे, मतलब टैक्स दे दे के दुखी हो गए थे, इस कारण इनके शत्रु भी बढ़ गए थे। तीसरी चीज़, यहाँ पर इनका जो सैन्य संगठन था वो भी यहाँ पर इतना मजबूत नहीं था। उसके बाद पेशवा आए माधवराव फर्स्ट। 1761 से लेकर 1772 तक का इनका कार्यकाल था। देखो ये बहुत ही योग्य पेशवा थे और इतिहासकार ग्रांट डफ ने तो कहा था कि जितनी बड़ा जो यहाँ पर घाटा बोल सकते हैं या घातक साबित हुआ था मराठाओं के लिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था अहमद शाह अब्दाली के साथ, उससे ज़्यादा इनको नुकसान हो गया था माधवराव फर्स्ट की मृत्यु के बाद। इनकी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इतिहासकार ग्रांट डफ हैं, उन्होंने कहा था कि पानीपत की पराजय से ज़्यादा जो अधिक घातक माना गया है वो यहाँ पर पेशवा माधवराव फर्स्ट की मृत्यु को माना गया है। इसने देखो मराठा जो यहाँ पर थे पानीपत के तीसरे युद्ध में जो जिस तरह से इनको बिखर गए थे पूरी तरह से, उनको यहाँ पर पुनः संगठित किया था माधवराव फर्स्ट ने। तो माधवराव फर्स्ट को पुनः संगठित किया पेशवा माधवराव फर्स्ट ने, लेकिन इसकी बहुत ही जल्दी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जिससे यहाँ पर मराठाओं को और भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता है। और इसके साथ ही साथ इसने 1772 में जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इनको यहाँ पर दिल्ली में इसने पुनः स्थापित कराया। तो मैं पेशवा माधवराव फर्स्ट के बाद आते हैं पेशवा नारायण राव। देखो पेशवा नारायण राव जो होता है ना, पेशवा नारायण राव जो रहते हैं यहाँ पर इनकी हत्या करा देते हैं। किसकी करते हैं? रघुनाथ राव की। पेशवा नारायण राव जो हैं ये भाई साहब हत्या करा देते हैं रघुनाथ राव की। तो नारायण राव की हत्या कौन करते हैं? ये रघुनाथ राव ने यहाँ पर हत्या कर दी थी नारायण राव की। और लेकिन हत्या कर दी कि हम पेशवा बन जाएंगे, लेकिन ये पेशवा बन भी नहीं पाए थे, उस चीज़ में ये असफल हो गए। उसके बाद इनका अल्पवयस्क पुत्र आता है, किसका? नारायण राव का। तो रघुनाथ राव यहाँ पर भाई साहब प्रयास किए थे कि सोचे हम यहाँ पर पेशवा बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पेशवा बनने में असफल हुए और साथ ही साथ नारायण राव को यहाँ पर इन्होंने मृत्यु दे दी, यानी कि हत्या करा दी। माधवराव फर्स्ट आए, ये नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र थे माधवराव फर्स्ट। तो छोटे थे तो इनको इतना ज्ञान भी नहीं था, तो इनकी देखरेख के लिए यहाँ पर 12 भाई परिषद का यहाँ पर निर्माण किया गया और इसके प्रमुख थे नाना फडणवीस। देखो पेशवा जो थे यहाँ पर अब बना दिए गए, यहाँ पर आपको बता दें माधवराव फर्स्ट। तो रघुनाथ राव जिन्होंने हत्या की थी नारायण राव की, सोचा था अगर हम इसकी हत्या कर देंगे तो यहाँ पर जाकर हम पेशवा बन जाएंगे, लेकिन ये भाई साहब यहाँ पर असफल हो गए और पेशवा नहीं बन पाए। अब ये पेशवा नहीं बन पाए
तो उसके बाद पेशवा बना दिए गए थे नारायण राव के पुत्र पेशवा माधव राव। ये बात रघुनाथ राव को खली नहीं और ये पहुंच गए अंग्रेज़ों के पास। इन्होंने कहा देखो हम आपको जो चाहिए हम आपको वो देंगे, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो ये जाके सूरत की संधि कर ली थी अंग्रेज़ों के साथ रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव जो थे अंग्रेज़ों के पास चले गए संधि करने के लिए। इन अंग्रेज़ों ने कहा हम आपको सहायता देंगे, और इसकी बात को लेकर यहाँ पर युद्ध शुरू हुआ, जिसको लेकर यहाँ पर मराठाओं का प्रथम युद्ध शुरू होता है। सन 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक ये युद्ध चलता है। कैसे चलता है, भूमिका हमने बता दी। रघुनाथ राव हत्या कर देते हैं नारायण राव की, सोचते हैं कि पेशवा बन जाएंगे, लेकिन असफल रहते हैं। उसके बाद में रघुनाथ राव पहुंच जाते हैं अंग्रेज़ों के पास, कर लेते हैं भाई साहब सूरत की संधि, और अंग्रेज़ों ने कहा हम आपको सहायता भी देंगे, बस युद्ध शुरू किया जाए। तो ये रहता है यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से लेकर 1782 तक। अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा रहती है कि एक तो आ ही गए हैं भाई साहब हमारे पास, तो क्यों ना अब युद्ध किया ही जाए। उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो युद्ध काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब चलता नहीं है। तो उस समय जो मराठे रहते हैं उनमें एक सरदार महादजी सिंधिया ये प्रयास करते हैं और ये संधि करा देते हैं कि युद्ध वगैरह करना ठीक नहीं है। एक तो वैसे भी उधर पानीपत का तीसरा युद्ध हारे हैं, उसके बाद जो मेन बहुत ही मतलब इसको बताया गया कि वो योग्य पेशवा था माधवराव फर्स्ट, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो महादजी सिंधिया प्रयास करते हैं और 1782 में सालभाई की संधि करा देते हैं मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में। उसके बाद माधवराव द्वितीय यहाँ पर पेशवा बने रहते हैं। फिर आते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय। इनका कार्यकाल रहता है 1795 से 1818 तक, ये रहते हैं अंतिम पेशवा। ये भाई साहब क्या करते हैं, देखो आपको पता है मराठा एक नेता रहते हैं यशवंतराव होलकर, उनकी फाइट उनका युद्ध हो जाता है पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ। ये बहुत ही मतलब ज़्यादा साहसी नहीं थे, तो ये डर गए कि कहीं हमला ना कर दें यशवंतराव होलकर। तो होलकर के डर से ये पहुंच गए थे बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों के पास, और इन्होंने कर ली बेसिन की संधि 1802 में। उसके बाद द्वितीयांग मैसूर मराठा युद्ध हुआ, फिर तृतीयांग मराठा युद्ध हुआ। तो मराठों के साथ में 3 युद्ध यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमने आपको अभी मोटा मोटा बता दिया था पेशवाओं के बारे में, ठीक है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, फिर आते हैं पेशवा बाजीराव फर्स्ट, फिर आते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव जिनको नाना साहब भी कहते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर पेशवा माधवराव फर्स्ट, पेशवा नारायण राव, पेशवा माधवराव, ये आते हैं पेशवा। ये याद कर लेना, थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। अब इनके बारे में देखो विस्तार से हमने बताया, बहुत ही विस्तार से, मतलब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा PDF मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट करा लेना, बस कुछ भी आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है। तो पहले जो हमारे पेशवा हुए हैं मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। अब इसको देख के आपको डरना नहीं है, ये जो हमने यहाँ पर आपको बताया है बस हमने इसको आपको नोट्स के फॉर्म में बता दिया यहाँ पर पूरा, ताकि आपको देखते ही ना लगे अरे ये क्या पढ़ा दिया, इतना सारा कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर आपको जो नोट्स के फॉर्म में ये आपको लिखाया है ना, समझाया है, वही हमने आपको यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में लिखा दिया है, ठीक है। तो चलो एक बार इसको यहाँ पर फिर रिपीट करते हैं ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे हमने बताया था मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में 1713 से लेकर 20 तक भाई साहब का यहाँ पर रहता है मामला। और जो साहू थे ये यहाँ पर छत्रपति रहते हैं, जो खुद 1707 ईस्वी में साहू जो हैं छत्रपति बनते हैं। इन्होंने ही बालाजी विश्वनाथ को यहाँ पर पेशवा बनाया था। तो पेशवा कब बनाया था, 1707 ईस्वी में जब छत्रपति साहू बने थे, तो इन्होंने यहाँ पर इनको पेशवा बनाया था। इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने चौथ वसूलने का अधिकार जो मराठा थे उनको कहा कि आप लोग यहाँ पर वसूल सकते हैं चौथ। आगे बताएंगे चौथ सरदेशमुखी ये टैक्स होते थे, ठीक है। तो इन्होंने चौथ वसूलने के लिए मराठा सरदारों को कहा कि अब आप जो है टैक्स लीजिएगा। उसके बाद देखो इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। और इन्होंने ये जो 1719 में क्या किया बालाजी विश्वनाथ ने, इन्होंने मुगल अधिकारी सैयद बंधु के साथ संधि कर ली, पीछे हमने बताया था।
और जो इतिहासकार हैं रिचर्ड टेम्बल, इन्होंने इसे मराठों का मेघना कार्डा भी कहा था। इन्होंने संधि कर ली, तो संधि में हमने आपको बताया था मुगल अधिकारियों से कि उसमें सैयद बंधु रहते हैं, तो सैयद बंधु से संधि में क्या कहा कि आपको जो है अब राजस्व वसूलने का अधिकार हम दे देते हैं, और साथ ही साथ जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ से आप चौथ वसूलने का भी अधिकार ले लीजिएगा, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो है मेरी सैन्य सहायता करेंगे। ये बात बोली थी मुगल अधिकारी से सैयद बंधु ने। तो उन्होंने कहा ठीक है मराठों ने, हम आपकी सहायता करेंगे और साथ ही साथ मदद तो करेंगे, लेकिन आपको 10 लाख रुपए प्रति वर्ष भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, जो सैयद बंधु रहते हैं तो ये भाई साहब मदद मांगते हैं मराठों से, तो ये मराठे जाते हैं और यहाँ पर ये दिल्ली पहुँचते हैं, और इन्होंने मुगल बादशाह फर्रुख सैयद जो रहता है उसको यहाँ पर मार देते हैं मराठों के साथ मिलकर, और रफ़ी उर दर्जात को यहाँ पर ये नया बादशाह बनाते हैं। तो उसी के साथ बाद में इनकी ये संधि होती है। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ को हमने यहाँ पर बताया, जो हमने पीछे फ्लो चार्ट में आपको बताया था वही यहाँ पर इन्होंने नोट्स फॉर्म में बता दिया गया है। फिर आते हैं पेशवा बाजीराव फर्स्ट 1720 से लेकर 1740 तक। देखो बाजीराव फर्स्ट ने कहा देखो भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन इसने कहा कि अगर हम वृक्ष के तने पर प्रहार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सिवाय बजाय अगर हम उसकी शाखाओं पर हमला करेंगे। मतलब उसने कहा कि आप शाखाओं पर हमला ना करके अगर आप तने पर प्रहार करेंगे तो वो ज़्यादा ही कुछ बढ़िया रहेगा। उसके बाद इसने कहा एक लक्ष्य अपना टारगेट किया कि भाई हमें जो मराठा झंडा है वो कृष्णा नदी से लेकर सिंधु नदी तक फहराना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस पेशवा ने कहा कि मराठा झंडा कृष्णा नदी से सिंधु नदी तक फहराया जाएगा, तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने ये बात कही थी, मतलब अपना यहाँ पर लक्ष्य घोषित किया। और ये शिवाजी के बाद हमने बताया ही था गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा जानकार था, और इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को भी यहाँ पर पराजित किया था पालखेड़ के युद्ध में। अगर पालखेड़ का युद्ध आ जाता है तो ये निज़ाम हैदराबाद का हुआ था पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बीच में, और बाद में इसने मुंशी शिवगांव की संधि भी कर ली थी, और इस संधि के माध्यम से कहा कि दक्कन में जो है मराठा हैं वो सर्वोच्च हैं। और हमने अभी आपको बताया था बुंदेलखंड के शासक थे छत्रसाल भाई साहब, इनका यहाँ पर युद्ध हो जाता है मोहम्मद खां बंगस के साथ। तो जब युद्ध होता है तो ये भाई साहब पहुँच जाते हैं बाजीराव फर्स्ट के साथ पास में, कहते हैं हमारी मदद कीजिएगा। तो बाजीराव फर्स्ट कहता है चलो हम आपकी मदद करेंगे, और मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं 1729 में ये यहाँ पर छत्रसाल के यहाँ, और उनकी मदद करते हैं। तो भाई खुश होते हैं छत्रसाल साहब, चलो मेरी मदद तो करने आए। तो इन्होंने इनको बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र भी दे दिए, जैसे झांसी है, हृदयनगर है, और साथ ही साथ मस्तानी नामक कन्या भी इनको यहाँ पर देते हैं जो एक नर्तकी थी। उसके बाद आते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहब 1740 से लेकर 61 तक होता है। हमने आपको बताया था जैसा कि छत्रपति साहू यानी कि राजा हैं जो साहू रहते हैं उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो छत्रपति साहू की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर राजा राम द्वितीय यहाँ पर छत्रपति बनाए जाते हैं। लेकिन संगोला की संधि क्या करती है, संगोला की संधि के माध्यम से छत्रपति का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाता है, और यहाँ पर पेशवाओं को संपूर्ण अधिकार दे दिया जाता है, यानी मराठा राज्य का आप संपूर्ण अधिकार पेशवा ही संभालेंगे। तो पूना जो है, पूना पेशवा की शक्ति का यहाँ पर केंद्र बन जाता है। इन्हीं के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, अफगानियों के बीच में और मराठाओं के बीच में होता है। अफगान का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था, और इधर मराठों की तरफ से विश्वासराव बालाजी बाजीराव जो कि पेशवा का पुत्र था कर रहा था, और सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे जो पेशवा के भाई थे। देखो हमने बताया था इस युद्ध में अफगान जीत जाते हैं, और युद्ध में मराठों की पराजय हुई और उसके दोनों सेनापति मारे गए। तो व्यापारियों ने कहा कि उसके दोनों मोती विलीन हो गए, अतः दुख से पेशवा भी मर गया। मतलब दोनों मोती का मतलब था कि जो यहाँ पर विश्वास राव थे जो कि बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, दूसरी तरफ जो सेना का कमांड संभाल रहे थे वो यहाँ पर उनके भाई थे सदाशिव राव भाऊ, मतलब बेटा भी मर गया और भाई भी यहाँ इस युद्ध में मारे गए। और साथ ही साथ ये जब न्यूज़ सुने कि दोनों मोती विलीन हो गए तो उसके बाद में अपने लड़के और अपने भाई के वियोग में इन्होंने अपने भी प्राण त्याग दिए। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो है पंडित काशीराम ने यहाँ पर किया। पानीपत के तीसरे युद्ध ने, ये देखो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
सारा का सारा नोट्स आप लोग यहाँ पर या तो लिख लें या फिर प्रिंट आउट करा लें, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। तो पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्धारित नहीं किया कि भारत का शासक कौन होगा, बल्कि यह निर्धारित करेगा कि भारत का शासक कौन नहीं बनेगा, क्योंकि मराठे जो है लगभग अपना क्षेत्र अधिक से अधिक मैक्सिमम जीत चुके थे, और अफगानी जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसका कोई भी इरादा नहीं था भारत पर राज करने का। फिर भी उसने यहाँ पर मराठों को यहाँ पर समाप्त कर दिया, और मराठे यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुके थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्धारित नहीं किया कि भारत का शासक कौन होगा, बल्कि यह निर्धारित किया कि भारत का शासक कौन नहीं बनेगा, मतलब मराठे नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पूछता है। और वहीं अगर मराठों की बात करें तो ये मुगलों की सत्ता को यहाँ पर चुनौती देकर ये दावेदारी भी कर रहे थे, लेकिन पानीपत में हार गए, तो ये पूरी तरह से टूट गए थे। ये थी बात। क्या कारण थे यहाँ पर इनके हारने के, तो इनमें आपसी एकता का अभाव था। चौथ कर वसूली से क्या हुआ, इनके बहुत सारे शत्रु बन गए, तो इनको सहयोग नहीं मिला था। इनकी सैन्य संगठन भी कमज़ोर था, ठीक है। उसके साथ साथ वे परंपरागत गुरिल्ला प्रणाली को छोड़कर युद्ध कर रहे थे। उसके बाद पेशवा माधवराव फर्स्ट आते हैं। बताया था इनकी मृत्यु हो जाती है बीमारी से, तो इतिहासकार जो रहते हैं ग्रांट डफ, इन्होंने कहा कि जो है ये इनकी जो मृत्यु है माधवराव फर्स्ट की, ये तो भाई साहब पानीपत के तीसरे युद्ध से भी ज़्यादा घातक साबित हुई, क्योंकि ये बहुत ही योग्य पेशवा थे, ये बहुत ही ज़्यादा योग्य पेशवा थे, और इन्होंने मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया था पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात। लेकिन यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या ही करेगा कोई। पेशवा नारायण राव आते हैं फिर इसके बाद 1772 में 73 में। हमने आपको बताया ये नारायण राव बेचारे बन नहीं पाते हैं, तब तक इनकी हत्या कर देते हैं रघुनाथ राव। लेकिन रघुनाथ राव हत्या करते हैं, सोचते हैं कि हम शासक बन जाएंगे, तो ये भी शासक नहीं बन पाते हैं, और जब शासक नहीं बन पाते तो चले जाते हैं अंग्रेज़ों के पास, और अंग्रेज़ों के पास जाते हैं, तब जाकर यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पर हो जाता है। नारायण राव का अल्पवयस्क पुत्र बनाया जाता है। जब नारायण राव की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, माधवराव द्वितीय जब ये पुत्र बनाए जाते हैं तो छोटे रहते हैं, तो इनकी देखभाल के लिए 12 भाई परिषद का निर्माण होता है। तो 12 भाई परिषद का निर्माण किस पेशवा के लिए किया गया था, तो ऑप्शन दे देगा, तो माधवराव द्वितीय के लिए, माधवराव द्वितीय के लिए यहाँ पर जो है 12 भाई परिषद का यहाँ पर निर्माण किया गया। प्रमुख थे नाना फडणवीस। तो ये चीज़ें थीं, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लें। जैसा हमने बताया था, अंग्रेज़ों के अंदर एक महत्वाकांक्षा थी कि हमको मैसूर तो जीत चुके हैं, बंगाल भी जीत चुके हैं, क्यों ना मराठा को भी जीता जाए। तो ये भाई साहब चलते हैं, और इस समय गवर्नर जनरल रहते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो ये यहाँ पर युद्ध करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है 1782 में सालवाई की संधि हो जाती है महाजी सिंधिया के प्रयासों से। ये कहते हैं ठीक है युद्ध क्या लड़ें, अभी तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा है, उसके साथ साथ में पेशवा जो हैं, पेशवा उनका जो योग्य शासक रहते हैं उनकी भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं ठीक है संधि बंदी कर लो, शांति से रहो। तो यहाँ पर संधि हो जाती है सालाबाई की। संधि के बाद माधवराव द्वितीय को यहाँ पर पेशवा स्वीकार किया गया। फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय है। देखो ये रिवीजन चल रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, बट ये है आपका नोट्स फॉर्म में पूरा है, वो हमने आपको समझाने के फॉर्मेट से उसको हमने तोड़ दिया था ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो ये अंतिम मराठा पेशवा था, और ये होलकर भाई साहब से डर गए थे, चले गए थे अंग्रेज़ों के पास। तो अंग्रेज़ों ने कहा आओ हम तो इसीलिए बैठे हैं, इन्होंने उनके साथ कर ली वेसिन की संधि। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, जिसको यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति, जो यहाँ पर भारत में कंपनी को सर्वोच्च शक्तिशाली बनाना चाहता था, तो इन्होंने भाई साहब सहायक संधि प्रणाली लागू कर दी थी। तो ये चीज़ें थीं, और पूना में एक ब्रिटिश सेना रखने की बात स्वीकार की कि ठीक है आप पेशवा अंग्रेजों को है 26 लाख रुपए देगा। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से लेकर 1805 के बीच में। देखो ये पेशवा जो बाजीराव द्वितीय हैं, यही भाई साहब जब ये भाग जाते हैं बेसिन की, आपको याद होगा जब 1857 का विद्रोह होता है, तो कानपुर में जो नाना साहब रहते हैं ना,
जिनकी पेंशन नहीं मिलती है, तब जाके वो आंदोलन करते हैं, 1857 के विद्रोह में शामिल हो जाते हैं कानपुर के बिठूर में। तो वो यही नाना साहब थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय, इन्हीं की यहाँ पर बात हो रही है। यही होल करके डर से भाग गए थे अंग्रेजों के पास और बेसिन की संधि कर लिए थे। उसी के चलते यहाँ पर इन्होंने कहा अंग्रेजों को यहाँ पर 26 लाख रुपए देंगे और इन्होंने कहा आपको हम पेंशन भी यहाँ पर देंगे। और अंग्रेज पेंशन वेंशन देते नहीं, रोक देते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। उसके बाद जो है पहुँच जाते हैं ये 1857 के विद्रोह में शामिल होने, कि हमारी भी पेंशन रोक दिए थे नाना साहब, ये बात बोलते हैं। ठीक, तो ये थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, 1803 से 5 के बीच में हुआ था। इस समय भी गवर्नर जनरल थे बेलेजली भाई साहब थे, और इन्होंने मराठा सरदारों को पराजित कर दिया, क्योंकि मराठे अब पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुके थे, टूट गए थे। और इन्होंने संधियाँ, कुछ संधियाँ भी की थी, जैसे सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि, देव गांव की संधि भोसले के साथ, राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ कर ली। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1818 में। इस समय गवर्नर जनरल जो थे हेस्टिंग्स भाई साहब थे। युद्ध करने का रीजन क्या था इसमें आपको बता दूं। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है, द्वितीय की हमने बात कर ली, तृतीय की आपको बता दूं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पिंडारी जो होता था एक समूह होता था, यानी कि पिंडारी एक ग्रुप होता था, ये लड़ाकू ग्रुप होता था जो लूटपाट करता था। अब अंग्रेज थे वो नियम कानून बना दिए थे कि भाई साहब कोई लूटपाट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करते थे, ये व्यापारियों को लूट रहे थे पिंडारी। तो अंग्रेजों को लगा ये तो कानून व्यवस्था में यहाँ पे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब मेरे कानून का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी। तो पिंडारी पहुँच गए मराठों के पास। मराठे बोले ठीक है आओ हम भी देखते हैं तुम क्यों इनसे लड़ोगे। तो पिंडारी भाई साहब पहुँच जाते हैं मराठों के पास। मराठों में उस समय छत्रपति का तो वर्चस्व समाप्त हो गया, पेशवाई संभाल रहे थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर पेशवा को पराजित कर दिया और साथ में था इनको पूना की संधि कर ली, जिसके साथ पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेशवा का पद किस संधि के माध्यम से समाप्त किया गया, तो पूना की संधि के माध्यम से पेशवा का पद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के निकट यहाँ पर बिठूर भेज दिया गया। इसी के साथ यहाँ पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ था। देखो पिंडारी नेता जो बासिल जो था, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हालांकि प्री में पूछ लेगा। तो पिंडारी नेता बासिल जो था, मोहम्मद बासिल मोहम्मद, ये भाई साहब जेल में मर गए, इनको जेल में डाला गया। तो जेल में यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन चीतू था ये जंगल में भाग गया, जहाँ उसको चीता ने खा लिया, मतलब शेर ने उसको यहाँ पर खा लिया था। प्रशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मराठा प्रशासन प्री के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। मराठा आय का जो सरप्रमुख आय का स्रोत था वो यहाँ पर चौथ एवं सरदेशमुखी था, ऐसा हमने पीछे आपको बताया था। देखो चौथ क्या होता है, पहली चीज़ आपको बता दें। देखो जो इनके स्वराज क्षेत्र थे, मतलब इनके अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उनसे ये लोग सरदेशमुखी वसूलते थे, लेकिन जो इनके पड़ोसी क्षेत्र थे उनसे ये लोग चौथ वसूलते थे। चौथ क्या होता था, ये देखो आय का चौथा भाग होता था, मतलब 1/4 भाग होता था, जो कि अपने पड़ोसी क्षेत्रों से वसूलते थे। ये कहते थे आप मुझे चौथ दो और आप मुझे चौथ देंगे तो आप पर के ऊपर अगर कोई अटैक करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। पड़ोसी क्षेत्रों से ये लोग इसीलिए चौथ वसूलते थे। और जो ये आय जब आती थी, टैक्स आता था चौथ कर, तो उससे आने वाला जो टैक्स रहता था उसका यहाँ पर विभाजन भी होता था। लेकिन जो इनके खुद के राज्य से वसूले जाते थे यानी कि सरदेशमुखी, उसका यहाँ पर जो है वो यहाँ पर विभाजन नहीं होता था। ये मराठों के लिए वेद कर था और इसका कोई यहाँ पर बंटवारा नहीं होता था। ये इनकी आय का 10% था। तो सरदेशमुखी 10%, चौथ 1/4 और चौथ वसूला जाता था पड़ोसी राज्यों से, इसका बंटवारा भी होता था। अब यहाँ पर विभाजन कैसे होता था चौथ से प्राप्त होने वाली राशि का। देखो मोकासा 66% मोकासा होता था, बावती 25%, सोहत्रा 6%, नादगोंडा होता था 3%। 66% जो रहता था ये मराठा सरदार को मिलता था, जो सेना के लिए नेतृत्व, मतलब सैन्य अभियान का नेतृत्व करता था। बावती जो होता था वो छत्रपति अर्थात राजा के पास में यहाँ पर जाता था। सोहत्रा की बात करेंगे तो ये सचिव के पास जाता था। नादगोंडा की बात करेंगे तो ये छत्रपति, ये मतलब राजा के विवेक पर छोड़ दिया जाता था। 3% वो चाहे इसका किसी भी चीज़ में यूज कर सकता था। प्रशासन की बात करेंगे, जैसे आपको पता है इस समय क्या है, राज्य हैं, जिला है, फिर ग्राम है, कस्बा है। तो उसी तरह से उस समय क्या होता था, केंद्रीय होता था, प्रांतीय होता था, स्थानीय होता था।
केंद्रीय की बात करेंगे तो उस समय छत्रपति पेशवा, छत्रपति का मतलब राजा, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। तो केंद्र लेवल की अगर बात करेंगे तो दो लोग होते थे, छत्रपति और पेशवा। प्रांत की बात करेंगे सरसूबेदार, मामलतदार, देशमुख, कारकुन, हवलदार। स्थानीयों में ग्राम, पाटिल, कुलकर्णी, चोंगले, महार, कोतवाल। ग्राम प्रशासन को यहाँ पर देखते हैं, पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। ग्राम स्तर पर प्रमुख अधिकारी जो होता था वो पाटिल या पटेल कहलाता था। ये देखो, ये राजस्व यानी कि जो यहाँ पर रेवेन्यू और न्यायिक कार्यों से यहाँ पर जुड़ा होता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होते थे जो गांव की जमीन का लेखा जोखा करते थे। तो कुलकर्णी कौन थे? तो गांव की जमीन का जो लेखा जोखा करते थे वो यहाँ पर कुलकर्णी थे। इनके नीचे चुंगले होते थे जो कुलकर्णी के लेखों की देखभाल रखते थे। इसके अतिरिक्त गांव में 12 अलूटे बलूटे होते थे। तो यहाँ पर राशि का विभाजन कर दिया हमने। चौथ से प्राप्त जो यहाँ पर रेवेन्यू होता था उसका यहाँ पर विभाजन 4 में होता था, मोकासा, वापती, सौत्रा, नाद, गोंडा। तो यहाँ पर आज हमारा मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको बता दें, हम टारगेट लेकर चल रहे हैं यूपीएससी 2027 को लेकर, और 6 दिसंबर को होने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस को लेकर। इसमें हमने आपको बताया जीएस की क्लासेस आपको सारी कराई जाएंगी, सीसेट के भी कराए जाएंगे, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक कराई जाएगी, पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर का कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको मेन साइंस राइटिंग भी कराई जाएगी। डाउट क्लियर क्लासेस होंगी आपकी वीकली, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।